इस बीच एक अहम खबर, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। तो ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी? देखिए, पिछले एक महीने में कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, 7 से 8 हजार के बीच में यह फिगर आ रहा है, तो इसको लेकर बेहद चिंतित है गृह मंत्रालय और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। और ये इस बात की समीक्षा की जाएगी कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को लागू करवाने के लिए, कोरोना काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो कदम योजना बनाई गई है, उनका कितनी सख्ती से पालन हो रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में सर्दियां शुरू होने वाली हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, इसको रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। और सबसे अहम चीज जो दिक्कत आ रही है कि अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था। तो तमाम इससे पहले जून और जुलाई और अगस्त के महीने में केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की पहल पर इंतजाम किए गए थे। अब वो इंतजाम कितने ज्यादा यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं और कितने समन्वय से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी यहाँ पर। और ये समीक्षा की जाएगी कि फिलहाल के हालात के लिए कितनी तैयार है दिल्ली। श्रीनगर में शहीद जवान राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि दी गई। वहां बीएसएफ मुख्यालय में राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि दी गई। राकेश बारामूला में तैनात थे। वहां पाकिस्तान की फायरिंग में शुक्रवार को उनके सिर में गोली लगी थी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। राकेश ऋषिकेश के रहने वाले थे और बीएसएफ के आरटी रेजिमेंट में बारामूला में तैनात थे। 39 साल के राकेश डोभाल 2004 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। श्री राकेश डोभाल 2004 बैच के सब इंस्पेक्टर सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए हैं और दिनांक 13 तारीख को नौगाम सेक्टर में बिना कारण के पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। श्री राकेश डोभाल सीमा सुरक्षा बल के तरफ से डट के मुकाबला किया। उसी गोलीबारी में उनको एक गोली शरीर को चोट लगी। उनको बचाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सीमा सुरक्षा बल सलाम करती है। सीधे श्रीनगर हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो जवान शहीद हुए उस गोलीबारी में जो शुक्रवार को ही पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है परिवार अब पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे होंगे। रिफत, वहां से क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि रीथलिंग सेरेमनी जो है, बीएसएफ जवान ये सब इंस्पेक्टर था बीएसएफ में, और नौगाम सेक्टर में जो आर पार की शेलिंग हुई, जो पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, शेलिंग की, उसमें ये बीएसएफ का जो सब इंस्पेक्टर है वो मारा गया। और अब उनकी रीथलिंग सेरेमनी यहाँ पे अंजाम दी गई और बीएसएफ के आईजीपी वहाँ पे थे और बाकी ऑफिसर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। और अब उनका जो शव है, अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उसको जो है अब अपने घर लिया जाएगा बाई एयर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था आज प्रेडिक्शन थी यहाँ पे बर्फबारी की, लेकिन अभी इस वक्त मौसम अच्छा है, यानी कि कोई बाधा एयरपोर्ट पे नहीं आएगी। अब बाई एयर उनकी जो बॉडी है वो ली जाएगी उनके घर और उनके घर वालों को हवाले की जाएगी। और साथ ही जो आर्मी के 4 जवान एलओसी पे मारे गए फायरिंग में, शेलिंग में, उनकी भी आज रीथलिंग सेरेमनी जो है बादामी बाग हेडक्वार्टर पे, जो यहाँ पे बादामी बाग कैंटोनमेंट है, वहाँ पे अंजाम दी जाएगी। और उसके बाद उनकी बॉडीज जो भी हैं वो भी रवाना की जाएंगी अपने अपने घर। गायत्री, बिल्कुल रिफत, अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। तो आपको बता दें, राकेश डोभाल जो कि शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में वो शहीद हो गए थे, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के बलकोट में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। बलकोट में मोर्टार शेल गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि कई मकान जल गए। पूरे इलाके में 5 नागरिकों की मौत हुई है। न्यूज 18 इंडिया ने बलकोट में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों का हाल जाना, जहां लोग अभी भी दहशत में हैं।
एक दिन पहले पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए बारामूला के उरी सेक्टर, कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर और बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में भारी गोलीबारी की थी, जिसका भारतीय सेना ने भी दिया था मुंहतोड़ जवाब। इस वक्त हम उड़ी साइड से एलओसी के लास्ट गांव हथलंगा में है और यहां आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी हैं वहां पे पाकिस्तान के पोस्ट हैं, जो पूरा आपको दिख रहा है वाइट कलर के, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। पाकिस्तान साइड से जो आर्मी की फायरिंग लगातार हो रही है, इन पोस्ट पे हो रही है। इंडियन आर्मी की पोस्ट आप देख सकते हैं, ये वाली लास्ट पोस्ट है और ये वाला जो है इस टॉप पे भी ये लास्ट एरिया है और ये आखिरी पोस्ट है इंडियन आर्मी की। और लगातार कल दिन जो है यहाँ आर पार की फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तानी आर्मी ने जो फायरिंग की उसके बाद इंडियन आर्मी ने लगातार वापस जवाब दे दिया और आर पार इन पोस्ट्स के लगातार जो है फायरिंग हो रही थी। नीचे सिलीकोट है और सिलीकोट जो है एलओसी की आखिरी लाइन ये है और साथ ही हथलंगा जहाँ पर हम हैं यह हथलंगा है और हथलंगा की ये लास्ट पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि कितना आमने सामने है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ से फायर आता है तो इंडियन आर्मी के पोस्ट्स को टारगेट किया जाता है और इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिप्लाई दिया जाता है वो पाकिस्तानी पोस्ट्स को हिट करता है और साथ ही मिडल में भी इंडियन आर्मी की पोस्ट है और उस साइड से पाकिस्तान की पोस्ट है। तो ऐसे में ये जो तनाव है एलओसी पे ये लगातार बना रहता है। और लेकिन कल जिस तरीके से गुरेज से लेके टंगडार, केरन, करना और उड़ी और यहाँ पे हाजी पीर का जो सेक्टर है यहाँ पे लगातार गोलाबारी हो रही थी और अभी जो हमें रिपोर्ट्स मिली यहाँ पे तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी पाकिस्तानी आर्मी के जो पोस्ट हैं वहाँ से फायर आ रहा था और यहाँ से इनको जवाब दिया जा रहा था। ये तनाव जो है लगातार जारी है लेकिन जिस तरीके से ये आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के दरमियान, तो ये कहा जा सकता है कि एक तनाव रहता है हमेशा। जब भी वहाँ से फायर आता है उसका यहाँ से जवाब दिया जाता है। आर्टिलरी वेपन्स का भी काफ़ी जगहों पे जो है इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर से जो उड़ी का एरिया है और टंगडार, केरन, करना या गुरेज वहाँ पे हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ आर पार। और जो छोटे छोटे बंकर्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो लाइट वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इतने सारे बंकर्स होते हैं यहाँ से जो भी आर्मी के जवान होते हैं उस पार भी जो इस तरीके के बंकर हैं और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे आर पार आर्टिलरी रखी गई है, इवन काफ़ी जगहों पे टैंक्स भी रखी गई हैं। और ये जो यहाँ पे आर पार की फायरिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को मुश्किल होती है वो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आर हों या पार हों। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी बस्ती है। जो यहाँ से फायरिंग होती है वो भी मुतासिर होते हैं लेकिन वहाँ से जो फायरिंग होती है यहाँ से उसका जवाब दिया जाता है। और लोग जो हैं यहाँ इस एरिया में रहते हैं जिनको काफ़ी बार आज तक जो है काफ़ी लोगों की मौत हुई। शेलिंग में कुल 5 सिविलियंस की मौत हुई, 10 के करीब जो है वो गंभीर रूप से उसमें काफ़ी सारे घायल हैं। और ये हालात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया के। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा एरिया जो है वो एलओसी का उस पार का एरिया है, उस पार का विलेज है और वहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट हैं और वहाँ से जो फायरिंग हुई वो सीधे छत पे इस मकान के वो गोला गिरा और उसकी वजह से इस औरत की मौत हुई। और यहाँ से इंडियन पोस्ट है और वहाँ से पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट है और लगातार इन पोस्ट्स के दरमियान फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है और उसमें यहाँ के लोग मुतासिर होते हैं। हम उस विलेज में हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे है वो विलेज और ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और इस एरिया में अभी दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। और यहाँ पे जिस तरीके से इस औरत की मौत हुई है यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये गोलाबारी का सिलसिला बंद हो और इन लोगों को बंकर दिए जाएं जिसमें ये अच्छे से रह सके जब भी गोलाबारी हो। और दूसरी बात, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घर तबाह हो गए, उनको मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, उनके घरों को नुकसान हो गए, बहुत गरीब लोग इस एलओसी के एरिया में रहते हैं और जितना भी कुछ इन्होंने आज तक कमाया था वो घरों पे लगाया था और इस शेलिंग की वजह से वो जमीन बिक्री कर हमने ये मकान बनाया था, मकान बनाया था। अब कहाँ जाएंगे? 12 गुनाल जमीन वहाँ बेच बिक्री करिए हमने ये मकान बनाया था। हम गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। अब आपका ये मकान पूरा तबाह हो गया? पूरा मकान तबाह हो गया, कहाँ जाएंगे? ये लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने जमीन बेच के मकान बनाया था लेकिन अब इस पे दो भाइयों ने अलग अलग और इनका जो गोला गिरा इस पे उसकी वजह से ये घर तबाह हो गया और इनको भरपूर उसका मुआवजा चाहिए। और साथ ही जिस लेडी की मौत हुई है
उसके लिए भी एक रिलीफ चाहिए ताकि ये फिर से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। और 5 बच्चे यतीम हो गए कल इस शल गिरने की वजह से, जो लगातार फायरिंग हो रही थी। और पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से, बिल्कुल नज़दीक है पाकिस्तान आर्मी का पोस्ट, वो जो टारगेट होता है इस एरिया में, और यहाँ से वापस रिप्लाई किया गया वो उस एरिया में पड़ा। और ऐसे में सिविलियन जो हैं 5 लोगों की मौत हुई है इस पूरे एरिया में। वहां की हालात बताती रिफत, आपकी रिपोर्ट हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, आपने खुद से लोगों से बात की है, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि वहां पर तो खतरा लगातार बना रहता है और ऐसे में एक बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की गोलीबारी, सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हर दूसरे दिन हो रहा है। देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा, तनाव बहुत ज़्यादा है, तशवीश बहुत ज़्यादा है लोगों में। और जैसा मैंने कहा कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है आखिरी जो हतलंगा गांव है या सिलीकोट नीचे से और ऊपर के टॉप पे हम पहुंचे, काफ़ी हम पैदल भी चले और इन विक्टिम फैमिलीज़ के घर भी हम गए और जहां पे तबाही हुई है, जहां पे घर जले हैं, वहां पे भी हम पहुंचे। तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा तनाव था और सिलीकोट या हतलंगा में हमने देखा ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, ना इस पार ना लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और वहाँ पे पोस्ट इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बिल्कुल नज़दीक है, 500 मीटर का गैप है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तनाव बहुत ज़्यादा है और लोग एक तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे कंक्रीट बंकर बनाए जाएं इन एरियाज में जहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है वो घरों के ऊपर जो है शेलिंग होती है, क्योंकि कोई भी फायर अगर होता है तो क्विकली ये अपने अपने बंकरों में जा सकते हैं। ये इंडिविजुअल बंकर चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि कुछ कम्युनिटी सेंटर्स भी हों, क्योंकि पॉपुलेशन को फिर शिफ्ट करना पड़ता है या तो टाउन में या बारामुल्ला में, या फिर अगर कुपवारा टंगडार की बात करें, दूर दराज इलाका है, स्नोक की वजह से कट ऑफ रहता है, उनको भी वो भी बंकर चाहते हैं, या गुरेज में जो लोग हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ताकि इस तरह के अगर हालात बनते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं तो कम से कम नुकसान इन लोगों को हो, ये मांग इनकी है। इस पर हम रिफत और भी आपसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि भारत ने दिवाली से एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का बिना वजह उल्लंघन किए जाने को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है। साथ ही भारत ने सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन का भी विरोध किया। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वॉयलेशन करता है और उसका टारगेट रिहायशी इलाका, मकसद 2 आतंकियों को घुसपैठ किस तरीके से कराई जाए और अशांति किस तरीके से जम्मू कश्मीर में फैलाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब ये, क्योंकि अब हालात और बिगड़ते हुए दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है, जैसा कि आप बता रहे थे। अब किस तरीके की रणनीति होगी, क्योंकि उस तरफ से लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश फिर होगी। गायत्री, एलओसी हो या सीमा, आम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, तमाम जगहों पे भारत की तरफ से ऐसे वक्त में कवायद बरती जाती है, कोशिशें की जाती है कि किसी तरह की घुसपैठ की कोशिश अगर आतंकवादी करते हैं तो उसको नाकाम किया जाए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए कल जब विदेश मंत्रालय की तरफ से कार्यवाहक उच्चायोग जो पाकिस्तान के भारत में है उनको जब बुलाया गया, तलब किया गया, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके सामने रखी गई कि अब जो निर्दोष नागरिक हैं उन पर हमला किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, जो गोलीबारी की जा रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इस मसले पर तो सख्ती से भारत ने अपना रुख रखा है और दूसरी तमाम जो मसले होते हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए, चाहे सीमा पार आतंकवाद की बात करें, उन पर भी पाकिस्तान के उच्चायोग से जो कार्यवाहक उच्चायोग यहाँ पहुंचे, उनको उच्चायुक्त पहुंचे, उनको नाराजगी जाहिर की गई है सख्ती से और इस बात को लेकर विरोध भी दर्ज कराया है कि सीमा पार आतंकवाद को बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो समर्थन दिया जाता है उसका विरोध भारत की तरफ से किया गया कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं और एक बार फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से इस तरह की गोलीबारी की गई, सीज फायर उल्लंघन किया गया, उसके बाद लगता है कि भारतीय सेना को एक मुंहतोड़ जवाब और देने की जरूरत होगी आने वाले दिनों में, जैसा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा भी है। लेकिन देखना होगा कि मौजूदा जो तनावपूर्ण स्थिति है ये सामान्य होती है कि नहीं, ये देखना सबसे बड़ी बात। ठीक है नीरज, लेकिन इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए सरहद पर पहुंचे। जैसलमेर को उन्होंने चुना इस बार, जहां उन्होंने कल जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सख्त लहजे में चेतावनी दे दी कि अगर भारत को आजमाया गया तो तगड़ा जवाब मिलेगा।
पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से गोलीबारी शुरू की, उससे ये साफ है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ फायरिंग की शुरुआत की और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। खुफिया जानकारी से यह भी साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान के फरमान पर पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर इस तरह से गोलीबारी की शुरुआत की है। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक चाल। जश्न को मातम में बदलने की साजिश। बोला आया उनसे तो भागने लगे तो वो छिड़ी अंदर आ गई। दिवाली देख बौखलाए इमरान। यह एलओसी पर भारत का पाकिस्तान को दिया करारा जवाब है। यह भारत का एलओसी पर पाकिस्तान को उसकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब है। यह भारत का एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक चाल का माकूल जवाब है। मौका छोटी दिवाली का है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों का जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया तो उसके होश उड़ गए। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग का जवाब भारतीय सेना ने एलओसी के हर सेक्टर में जबरदस्त तरीके से दिया है। भारतीय सेना ने एलओसी के हाजीपीर, तंगधार और गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की 3 फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह कर दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिक और 3 कमांडो मारे गए। वहीं पुंछ के सब्जियों सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की 2 पोस्ट और 2 ऑयल डिपो तबाह हो गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के इस साजिश की पीछे की हकीकत क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के ट्रेन किए कई आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा कश्मीर में जिस अंदाज में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बुनी हर साजिश का जवाब दिया है, उसे देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की साजिश के पीछे उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही अक्स नजर आ रहा है। आईएसआई और उसके पाले गए आतंकी गुर्गे दिवाली के त्योहार को मातम में तब्दील कर देने के प्लान को बनाकर बैठे हैं। आईएसआई दिवाली के मौके पर एलओसी पर बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रही है। लिहाजा बौखलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार को एलओसी के कई सेक्टरों पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। सुबह से ही पाकिस्तान की फौज एलओसी की दोनों तरफ अंधाधुंध गोलाबारी कर रही है, जिससे काफी सिविलियन नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि इस नुकसान का बदला भारतीय सेना जरूर लेगी, और जब भारतीय सेना यह बदला लेगी तब वो लोगों के सामने गुहार लगाएंगे कि देखिए भारत हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है।
हैरानी इस बात की है कि इस बार पाकिस्तान नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की गोलाबारी में उरी सेक्टर में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। पुंछ के सब्जियां सेक्टर में 6 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के 3 और BSF का 1 जवान शहीद हो गया। दिन के 12 बजे पूरी उड़ी बॉर्डर में कमलकोट से लेकर सिलीकोट, बलकोट, चुंडा, थाजर, हथलंगा पूरे एरिया में इतनी तूफान की शेलिंग शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी इतनी तूफान की हुई कि लोग खौफ में आ गए और जिसमें हमारे 3 लोग मर चुके हैं और 2-3 जख्मी हो गए हैं। बाकी भी अभी कोई पूरा पता नहीं चला है कि कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अभी लोग अंदर बंद हो गए हैं, लोग डर गए हैं बेचारे। ये उड़ी सेक्टर के अंदर हमारे 2 मेन सेक्टर्स हैं, कमलकोट सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर। हाजीपीर सेक्टर के हमारे जो गांव आज अफेक्ट हुए हैं सीज फायर वायलेशन की वजह से वो हैं चुरंडा, बटग्रान, थाजल, तिलावाड़ी और क्या नाम है इसका, बलकोट, जहाँ पे कैजुअल्टी भी रिपोर्टेड है अभी तक। और इसके अलावा कमलकोट सेक्टर में बांडी सराय और सुल्तान डकी में 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं तो अभी तक। तो अभी तादाद बढ़ सकती है क्योंकि काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए हैं और 2 लोग ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, तो उनको हमने रेफ़र कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला। दरअसल पाकिस्तान दिवाली के जश्न को मातम में तब्दील कर देना चाहता है, लिहाजा वो LOC के पास रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की गरज से उनको निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। वो सीमा पर बसे नागरिकों को निशाना बनाकर भारत सरकार के खिलाफ रोष खड़ा करना चाहता है। वो सीमा के लोगों को भारत के खिलाफ करना चाहता है। वो सीमा के लोगों को बहकाना चाहता है। वो सीमा क्षेत्र में अशांति पैदा करना चाहता है ताकि इस अशांति का फायदा उठाकर वो वहां से घुसपैठ करा सके। जानकारों का मानना है कि इस वक्त जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, वहां किसी भी वक्त इमरान खान को सत्ता से उखाड़कर फेंका जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। इमरान को डर है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की आवाम उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ताज छीन सकती है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए LOC पर गोलाबारी शुरू करवा दी। जानकारों के मुताबिक फिलहाल इमरान पाकिस्तान और उसके खुफिया एजेंसी ISI के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, लिहाजा वो भी इमरान की कुर्सी बचाने के लिए उनकी इस साजिश में शामिल हैं। ये पाकिस्तान की एक पुरानी ट्राइड और टेस्टेड चाल है। जब भी घर के अंदर हालात बिगड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ या फौज के खिलाफ बगावत की बू उठती है, तब वहां की सरकारें और फौज एंटी इंडिया बोगी खड़ा करने की कोशिश करती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए भारत को निशाना बनाया जाए। दिवाली के पर्व पर LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करना और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी करना उसके डर, बदनीयती और कमजोरी को ही दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि भारतीय सेना LOC पर बुनी उसकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ उसे नेस्तनाबूद करने का मादा भी रखती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी के सभी विधायक CM आवास के लिए निकल चुके हैं। राजनाथ समेत सभी नेता वहीं पर बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। CM नीतीश के आवास पर ही होगी NDA की बैठक और NDA दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी निकल चुके हैं, बीजेपी के विधायक भी निकल चुके हैं CM आवास के लिए और CM आवास पर ही ये बैठक होगी। NDA की बैठक होने जा रही है जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी। नेता हमारे तय होंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। उसके बाद चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, और क्या पता चल पा रहा है? बैठक होगी, उसमें तय होगा। तो अभी मुख्यमंत्री आवास में जो बीजेपी के तमाम विधायक और MLC हैं वो जा रहे हैं और वहां पर बैठक होगी। आगे जो विधायक दल के नेता हैं वो चुने जाएंगे। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आना था, पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। ऐसे में यहाँ से जितने भी विधायक पहुँचे थे पार्टी ऑफिस में मीटिंग के लिए, वो सीधे अब एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहाँ पर बैठक होगी और फिर आगे सरकार बनाने की कवायद
कवायद शुरू होगी। तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई थी। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, पर चंद्रमोहन ऐसा कैसे हो गया जब तमाम तैयारियां थी और बीजेपी के विधायकों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर बैठक करनी थी, तो फिर उसके बाद एकाएक ये फैसला कैसे कि जहां पर एनडीए की बैठक होगी वहीं पर अब ये बैठक भी होगी? बिल्कुल, देखिए जो तमाम एमएलसी और विधायक बीजेपी के यहाँ पर पहुँचे थे, उन विधायकों से जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक यहाँ पर जो भी नवनिर्वाचित विधायक थे या फिर जो पुराने विधायक जो चुने हुए थे वो यहाँ पर पहुँचे। उनसे सिर्फ एक दूसरे का परिचय हुआ और फिर उसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर सभी नेता धीरे धीरे यहाँ से मीटिंग के बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे। लेकिन उनके आने में देर हुई, इसकी वजह से जो मीटिंग है वो अब सीधे निर्णय लिया गया कि ये मीटिंग अब वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास एक आने मार्ग में होना है। और यही वजह है कि जो तमाम यहाँ पर विधायक पहुँचे थे, जो नेता पहुँचे थे, जो एमएलसी पहुँचे थे, वो अब यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी आप लोग मीटिंग में यहाँ पर पहुँचे थे, अभी कहाँ जा रहे हैं? एक आने मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, वहीं पर विधानमंडल दल के एनडीए के सभी घटक दलों के साथ मीटिंग होगी और उसमें हम लोग का नेता का चुनाव होगा और उसके बाद राजभवन जाएंगे। यहाँ बैठक में क्या हुआ? यही ना हम लोग जो हुआ सब बता रहे हैं। यहाँ बैठक में क्या हुआ? यहाँ बैठक में हुआ कि हम लोग सभी गोलबंद होकर अपने नेता के चुनाव में जा रहे हैं। पर सुशील मोदी के नाम पर तो मोहर यहाँ लगने वाली थी। चंद्रमोहन, इनसे पूछिए जरा। बिल्कुल, देखिए जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको वहां पर पहुंचना है और मीटिंग यहां पर होनी थी। जो माना जा रहा है कि यहां पर जो चुनाव होना था वो अब सीधे मुख्यमंत्री आवास में होगा क्योंकि राजनाथ सिंह को 11:30 बजे के करीब पहुंचना था, लेकिन फ़्लाइट लेट होने की वजह से वो यहाँ पर देर से पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो अब मीटिंग होना है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास में होना है और वहाँ पर जो है विधानमंडल दल के नेता जो तमाम हैं उनका चुनाव होगा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, बीजेपी कार्यालय का है। जो तमाम विधायक और नेता हैं वो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुबह में जब इनको जानकारी दी गई थी कि बैठक यहाँ पर होगी, ऐसे में ये जो विधायक हैं यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। क्या कयास लगाया? ये बताइए प्रेम जी, मोदी इस बार नहीं होंगे क्या? पार्टी फैसला लेती है, केंद्र फैसला लेता है। जो केंद्र का फैसला आएगा, फैसले के हम साथ होंगे जाकर के। तो आज जो बैठक हुई उस पर प्रेम जी, यहाँ पर बैठक होनी थी लेकिन ये मुख्यमंत्री आवास में अब क्यों हो रही है? चुनाव तो यहाँ होना था। इसलिए कि एनडीए की सरकार बनेगी ना, तो सब मिल करके बैठेंगे अभी और बैठ के आगे का रणनीति बनेगा। विधानमंडल दल का नेता तो यहाँ चुना जाना था बीजेपी का। अभी तो है कि पहले सरकार बनाना जा करके है ना, एनडीए की बैठक इसलिए बुलाई गई है, तो चंद मिनटों में सारी बात सामने आ जाएगी। ये बताइए, माना ये जा रहा है कि आप 8वीं बार जीत कर आए हैं, ऐसे में आपकी भी चर्चा थी, पिछले बार आप नेता विरोधी दल भी बने थे, ऐसे में आपको उप मुख्यमंत्री बनाने का भी कोई चांसेस है क्या? हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी एक ही इच्छा है बिहार की सेवा करना और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर बिहार, उसके लिए मैं काम करूँगा। तो देख सकते तो जो ये तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, इनका कहना है कि चंद मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी, पहले मकसद है सरकार बनाना। ये बातें किस तरफ इशारा दे रही हैं? जाहिर सी बात है, जो मीटिंग यहाँ पर होनी थी, जब जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं राजनाथ सिंह बीजेपी के, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें अभी विधायक बता रहे हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर आने में वक्त लगा, लेट हुआ, इसके चलते यह मीटिंग यहाँ नहीं बल्कि अब सीधे मुख्यमंत्री आवास में होगा।
लेकिन ये जो प्रेम कुमार अभी कह रहे थे कि चंद मिनटों में सब कुछ साफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है अभी विधानमंडल दल का नेता बीजेपी का कौन होगा इसका चुनाव अभी नहीं हो पाया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी दोबारा उप मुख्यमंत्री होंगे और वही विधानमंडल दल के नेता भी होंगे, लेकिन अभी इसका चुनाव होना बाकी है। और उसके बाद जो बैठकें हैं, जो 126 विधायक हैं, वो सभी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे, वहां पर बैठक होगी और वहीं पर चुनाव भी होगा, चाहे वो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता का हो या फिर एनडीए विधानमंडल दल का नेता हो, जिनको यह पहले माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे तो उन्होंने यह ऐलान किया था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और चाहे गृह मंत्री की बात करें अमित शाह की, जब भी वो बिहार आए हैं या फिर न्यूज़ 18 इंडिया के खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चाहे बीजेपी की ज़्यादा सीट क्यों ना आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और जो तमाम विधायक हैं वो अब धीरे धीरे पार्टी ऑफिस से चंद्रमोहन, आप लगातार वहां पर बने हुए थे, हालांकि ये दावा लगातार किया जाता रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सुशील मोदी का आप बता रहे हैं कि अब तक डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक नहीं होती है, सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए तरफ रुख किया जाता है। आपको क्या समझ में आ रहा है वहां पर खड़े रहते हुए, क्या वाकई राजनाथ सिंह का वहां पर देरी से पहुंचना एक बड़ी वजह है या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है? देखिए, वजह कुछ और भी हो सकती है जो अभी तक खुलकर कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बैठक यहां पर निर्धारित किया गया था 10:30 बजे के करीब यह बैठक शुरू होनी थी, लेकिन वह 1 घंटा देरी से शुरू होने की फिर दोबारा बात सामने आई, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि 11:30 बजे के करीब जो बिहार बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं राजनाथ सिंह, वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी चुने जाएंगे या फिर कोई और चुना जाएगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली थी उसके मुताबिक सुशील कुमार मोदी ही विधानमंडल दल के नेता यहां पर चुने जाते और उप मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाया जाता। जो मुझे जानकारी मिली है, ये थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आप तैयारियों की तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, जहां पर अब तक तो यही था कि राजनाथ सिंह को पहुंचना है, वक्त भी मुकर्रर किया गया था, एकाएक वो नहीं पहुंचते हैं। क्या थोड़ा और इंतजार भी यहाँ पर हो सकता था? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो उसके लिए इंतजार भी हो जाता है, लेकिन एकाएक ये तय हो जाना कि अब सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ ही जो तमाम विधायक है वो रुख करेंगे, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। बिल्कुल, देखिए अटपटा तो है, लेकिन 12:30 बजे के बाद जो है एनडीए विधायक दल की बैठक थी, ऐसे में अब वक्त हो चला है। यही वजह है कि जो तमाम विधायक हैं वो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा आपको पीछे लेकर चलेंगे। 2008 में एक बात सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुशील कुमार मोदी का पार्टी में विरोध शुरू हो गया था और तब एक तरफ अश्विनी चौबे थे और दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी थे जो उप मुख्यमंत्री, दोनों में कोई एक आदमी चुना जाना था और उस समय गुप्त मतदान भी हुआ था, जो तमाम विधायक थे वो पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त भी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनाए गए और फिर दोबारा आज यही चुनाव होना है। उस समय भी राजनाथ सिंह ही पर्यवेक्षक थे और वो बिहार पहुंचे थे और आज भी वही पहुंचे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है, हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जब एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी उसमें जो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं वो चुने जाएंगे और साथ ही जो एनडीए के विधानमंडल दल के नेता होंगे नीतीश कुमार, वो भी चुने जाएंगे और उसके बाद फिर राजभवन जाकर दावा पेश किया जाएगा, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप लगातार पूरे चुनाव को कवर कर रहे थे, आपने 2008 का भी जिक्र किया कि किस तरीके से सुशील मोदी का विरोध हुआ था। अश्विनी चौबे थे एक तरफ, दूसरी तरफ सुशील मोदी थे और फिर गुप्त मतदान किया गया था और उसके बाद बात तय हुआ था। जब किसी पद का चुनाव होता है तो महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं बहुत सारे लोगों की, क्या इस तरह की सुगबुगाहट इस बार भी आपको कहीं दिखाई दी, सुनाई दी चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए खुलकर अब तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सीनियर लीडर हैं, जो 6 बार 7 बार 8 बार विधानसभा में चुन कर पहुँचे हैं बीजेपी की ओर से, उनके मन में लालसा ज़रूर है। और अगर प्रेम कुमार की बात करें तो पिछली बार
वो विधानमंडल दल के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो चुने गए थे। ऐसे में यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि प्रेम कुमार आगे बढ़े इसको लेकर, लेकिन उनसे जब मैंने अभी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इसे नकार दिया। खुलकर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब विधायक ज़्यादा चुन कर आए हैं और ऐसे में महत्वाकांक्षाएं अब ये जो घटनाक्रम देखने को मिला, कहीं किसी दिलचस्प मोड़ पर ना आकर टिके, आप उसके लिए लगातार नजर बना के रखिए, या फिर जो वजह बताई जा रही कि राजनाथ सिंह देर से पहुंचे और अब एनडीए की बैठक का वक्त हो चुका है, इसलिए सब तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो सीधे सीएम आवास की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या वजह यही है या फिर कुछ और? इस पर लगातार